सारा देश ने देखा, सारे देश की निगाह आज बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट पर टिकी हुई थी और जिस तरह से पूरे विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर, सड़कों में, अन्य जगह पर तमाम तरीके से पुलिस का इस्तेमाल करके विधानसभा में बहुमत हासिल करने का प्रयास किया गया। यह एक नया फासिस्ट तौर तरीका है और जिसका इस्तेमाल सत्ता ने आज किया है। ये पहले भी करता रहा है, लेकिन आज नंगे चिट्टे रूप में किया है। आज पुलिस का इस्तेमाल चप्पे-चप्पे पर किया गया, हर आरजेडी कार्यकर्ता को रोका गया। हर स्थिति इतनी भयानक थी कि बीजेपी के कार्यालय में, दफ्तर में सन्नाटा था, जदयू कार्यालय में सन्नाटा था, आरजेडी कार्यालय में हजारों लोगों की भीड़ थी। सवाल उठता है, ऐसा संशय क्यों था? हम मोदी इतना डरा हुआ क्यों है? आज का मेरा थीम है और हम अपने गेस्ट से बात करेंगे कि मोदी चुनाव के मामले को इतना सीरियस लेता है, इतना भयभीत है, क्यों है? छोटे से छोटे चुनाव, मेयर तक के चुनाव में ये धांधली करने से बाज नहीं आ रहे हैं, हम जानते हैं। छोटे-छोटे जी आपका स्वागत समर भूमि में है। नमस्कार आपको। धन्यवाद। मोदी इतना डरा हुआ क्यों है? हर छोटे से छोटे चुनाव से लेकर के बड़े-बड़े चुनाव तक वो काफ़ी सीरियसली ले रहा है और साम, दाम, दम, ढेर, पुलिस, एफआईआर, ईडी, सीबीआई का इस्तेमाल करके चुनाव जीतने की एन-फैन प्रकार की कोशिश कर रहा है। कारण क्या है? एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है, जिसको समझने की जरूरत है आज। जैसे पहले भी हम लोगों ने कहा है कि मुसोलिनी ने कहा था, फासिज्म इज नथिंग बट कॉर्पोरेट गवर्नेंस। जब बात कॉर्पोरेट गवर्नेंस की होती है तो उसके साथ करप्शन, क्राइम, बहुत सारी चीजें जुड़ जाती हैं। मोदी के पिछले 10 साल के शासन को अगर आप देखें तो उसमें जितने भी कानूनी परिवर्तन हुए हैं या कानूनी प्रावधानों में परिवर्तन हुए हैं या सरकारी नीतियों में के प्रावधानों में परिवर्तन हुए हैं, उसमें एक मोटिव जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं या उद्देश्य, उसको कहते हैं टू डीक्रिमिनलाइज द क्राइम एंड टू कॉन्स्टिट्यूशनलाइज द क्राइम। दोनों एक ही बात है। मतलब कि जो क्राइम है, जो आज के पहले इन 10 सालों के पहले जो जिसे क्राइम की कैटेगरी में रखा जाता था, उसको क्राइम की कैटेगरी से बाहर निकाल देना, उसको संवैधानिक नहीं तो प्रशासकीय रिकॉग्निशन देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जिन नियमों को ताक पर रखकर अदानी को पोर्ट एयरपोर्ट से लेकर धारावी के स्लम डेवलपमेंट तक को दिया गया, वो उन नियमों के पालन नहीं करने से पहले इसको एक क्रिमिनल ऑफेंस कहा जाता था। लेकिन जिस क्रिमिनल ऑफेंस को आप कानूनी दायरे में अगर ला देंगे, कल तक हत्या एक क्रिमिनल ऑफेंस थी। अगर मान लो कि आज एक सरकार आती है, वो कहती है कि हत्या जो है वो कानून सम्मत है, तो फिर हत्या के जुर्म में तो उम्र कैद या फांसी कैसे होगी किसी को? तो इन्होंने वही किया है 10 साल में। इन्होंने अपने कॉर्पोरेट मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए हर वो चीज जो गैर कानूनी थी, चाहे वो सेबी में हो या अन्य जगह पर है, इन्होंने क्या किया, उसको क्राइम की कैटेगरी से बाहर निकाल दिया, कानून बना दिया। मेजोरिटी इनके पास थी, तो जब कानून बन गया तो वो क्राइम नहीं रहा लीगल पार्लेंस में, संविधान की दृष्टि में। अब आप देखो, दिल्ली विधानसभा के अधिकारों पर, प्रशासकीय अधिकारों पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसको इन्होंने ऑर्डिनेंस लाकर पलटा। मतलब क्या कि संवैधानिक प्रावधान को ये एक ऑर्डिनेंस के जरिए गैर कानूनी काम को कानूनी इन्होंने जावा पहना दिया। ठीक है, अब इस तरह के हजारों चीजें हुई। सवाल है कि मोदी जी को डर क्यों? व्हाट इज दैट? वहां पर क्या लगा है? कल अगर मोदी जी चुनाव हारते हैं तो उसका नतीजा उनके साथ क्या होगा, उनकी राजनीति का क्या होगा और भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या होगा? ये 3 अहम सवाल हैं।
जिसको लेकर एक डर की स्थिति, खौफ की स्थिति इनके मन में पैदा हो गई है। देखो, हर क्रिमिनल जानता है कि हमने जो क्राइम किया है, अगर हम पकड़े गए तो हमको सजा मिलेगी, ठीक है? इसलिए वो डर रहता है। क्या है, सत्ता में बैठे लोग कभी-कभी इस तरह की मानसिकता का शिकार हो जाते हैं। वो सत्ता के दम में और बहुमत के दम में क्या करते हैं, हर गलत काम को, नाजायज काम को जायज ठहराने के लिए अलग-अलग प्रावधान बनाते रहते हैं। अलग संवैधानिक प्रावधान कहो या कानूनन प्रावधान कहो, वो बनाते रहते हैं। लेकिन क्या है कि सत्ता तो परमानेंट किसी के पास है नहीं, और एक्सपोज तो लोगों के बीच में हो ही जाते हैं लोग देर सवेर, है ना? जो जिससे जिस समय नोटबंदी हुई थी, जिस गैर कानूनी तरीके से, उस समय नोटबंदी के समर्थन में जितने लोग थे, क्या आज उतने लोग हैं जनता के बीच नोटबंदी के समर्थन में? निश्चित रूप से नहीं है, क्योंकि उनको फ्रॉड का पता चल गया। जो इनके अंधभक्त थे, वो उनको भी मालूम है फ्रॉड कहाँ पर हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, किसके लिए किया गया। मैं इसी तरह आपको से मैं आपको बता दूं, मेरे बैकग्राउंड में जो आवाजें आ रही है पटाखा फोड़ने की, ये बीजेपी के कार्यकर्ता लोग पटाखा फोड़ रहे हैं। हाँ, हाँ, वो तो और वो तो फोड़ेंगे। होते हैं, मैं बता दूं आपको, दर्शकों को भी, बीजेपी में खास करके वैसे लोग ही शामिल होते हैं जो धरना सेठ होते हैं, पैसे वाले होते हैं, और उन्हीं लोगों के पास इतने पैसे होते हैं, और आज खुशी को लेकर के ये पटाखा फोड़ रहे हैं। सुब्रतो चटर्जी जी, मैं आपसे एक ध्यान आकृष्ट करूंगा एक चीज को, कि आज झारखंड में भी ऐसा ही हुआ है। वहां पर मुख्यमंत्री को कायदा उठा करके जेल में डाल दिया गया, लेकिन बहुत जल्द ही वहां पर फ्लोर टेस्ट करा दिया गया। बिहार में 28 तारीख को सरकार बदलती है, नीतीश और बीजेपी की गवर्नमेंट बनती है, लेकिन इसका फ्लोर टेस्ट 15 दिन के बाद, मतलब आज के दिन किया गया। इतना लंबा गैप क्यों दिया गया? यही तो हॉर्स ट्रेडिंग का है ना। जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, उन्होंने 411 एमएलए खरीद के सरकारें पलटी हैं। इनको 2-3 एमएलए और चाहिए था। उस 2-3 एमएलए टारगेट पर कौन थे आपको मालूम है? जिन 2 लोगों ने पाला बदला आपको मालूम है। उन लोगों ने किस कारण से पाला बदला ये मालूम है ना? आनंद मोहन सिंह के बेटे को पाला बदलना ही था, क्योंकि आनंद मोहन सिंह पर केस जो लगे हुए थे, उनको नीतीश ने जेल से निकाला था। ठीक। दूसरी जो है, उनका बाप या ससुर जेल में है, उसको निकालने के लिए उनको पाला बदलना था। तो देखो, सॉफ्ट टारगेट तो होता ही है राजनीति के खेल में, और भाजपा उसी उन्हीं सॉफ्ट टारगेट की तलाश में थी। भाजपा के सामने 2 चैलेंज था। एक तो राजद के अंदर से सॉफ्ट टारगेट ढूंढना, दूसरा चैलेंज ये था कि जदयू और बीजेपी के विधायकों को एकजुट रखना। ठीक है? जदयू और भाजपा के जो असंतुष्ट विधायक थे, उनको तो थैली शाह यानी अमित शाह सूटकेस के बल पर अपने दम पे रख लिए, है ना? तो ये बाजी जीतने के लिए उनका अपना घर पहले वो बचा लिए। फिर उनका दूसरा चैलेंज था कि राजद के अंदर से तोड़-फोड़ करना। तो तोड़-फोड़ करने का वही हुआ, जो कल रात को 12 बजे और 2 बजे हज़ारों पुलिस की भीड़ र तेजस्वी के घर पर जाकर आनंद मोहन के बेटे को बाहर निकाल के ले आए। तो इन सब चीज़ों में प्लॉटिंग करने में, षड्यंत्र करने में समय लगता है। यहाँ पर झारखंड में मामला दूसरा था। झारखंड में क्या था कि षड्यंत्र की इतिश्री तो हो चुकी थी, हेमंत सोरेन को जेल में भेजकर। उसके पास बचा क्या था? वो तो तब भी जानते थे कि ये हेमंत सोरेन भले जेल में चले जाए, ये गवर्नमेंट तो गिरने वाली है नहीं। इसीलिए यहाँ पर समय व्यर्थ करने का कोई मतलब नहीं था, उससे और भरपिट थी। लेकिन बिहार में स्थिति अलग थी। बिहार में क्या था कि 15 दिन समय चाहिए था पहले, टू कीप देयर ओन हाउस इन ऑर्डर फर्स्ट। पहले अपने घर को संभाल ले, फिर दूसरे के घर में सेंधमारी करने जाए। कोई भी चोर अपने घर का दरवाजा खोला रख के दूसरे घर में सेंधमारी करने तो जाएगा नहीं। वो अपने दरवाजे को बोल्ट करेगा पहले। तो ये काम भाजपा कर रही थी, उन्होंने कर लिया। इसीलिए नीतीश जी का दिल्ली दौरा, अमित शाह का पटना दौरा, ये सब होता रहा। जब अपने घर को ये लोग पैसा-वैसा खिलाकर संभाल दिए, जिसकी पूरी संभावना है, क्योंकि मुझे जहाँ तक मालूम चला था,
जदयू के भी 6-7 या 12-13 विधायक जो थे वो नीतीश के खिलाफ हो गए थे। भाजपा के भी कई विधायक नीतीश के खिलाफ हो गए थे, लेकिन पैसा बोलता है तो सर चढ़कर बोलता है। हो सकता है पैसे का खेल हुआ हो, और कोई कारण तो मुझे नहीं दिखता कि ये लोग एक साथ रह गए। दूसरा कोई कारण है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि खासकर जदयू के साथ नहीं होगा, इसलिए कि जदयू के विधायकों को मालूम है कि ये उनकी आखिरी पारी है पॉलिटिकल लाइफ की, उस पार्टी में रहकर, क्योंकि नीतीश का कोई भविष्य नहीं और नीतीश हैज लॉस्ट हिज क्रेडिबिलिटी, और आज के दिन में तेजस्वी एकमात्र लीडर बनकर बिहार का उभर गया। ये कारण ये है। सुब्रत जी, आज आज विधानसभा में जिस तरह से उप मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी ने धमकी दिया कि देख लेंगे, और इस ये तरह की सब चीजें। गिदड़ भपकी है। सम्राट चौधरी की कोई हैसियत नहीं है बिहार में खास। मुझे नहीं लगता सम्राट चौधरी अपने बल पर अपनी सीट के सिवा 1-2 सीट भी जिता सकते हैं। आप तो पटना से ही, आपको ये मालूम होगा। ऐसा कुछ है नहीं उसके पास। मैं उसे घर से जानता हूँ, हाँ, तो हैसियत नहीं है। लेकिन कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं है। लेकिन एक चीज सवाल तो उठता है ना कि आप विधानसभा में किसी को धमकी दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आप मतलब अन्य चीज तरीके से चीजों को इस्तेमाल करेंगे। वो करेंगे, वो तो करेंगे। देखो, ये गवर्नमेंट के लेने की जरूरत, नीतीश को लाने की और गवर्नमेंट लेने की जरूरत क्यों थी? क्योंकि जो आसन्न लोकसभा चुनाव है उसमें प्रशासनिक कंट्रोल किसी भी तरह से भाजपा अपने हाथ में रखना चाहती थी, क्योंकि उसको मालूम है 39 सीट तो दूर की बात है, इस समय 2.5 का आंकड़ा पार करना भाजपा के लिए मुश्किल है बिहार में। जमीनी स्थिति यही है। तो उनको भी मालूम है कि नीतीश को लाने का बहुत बड़ा कोई फायदा अपने को नहीं होगा, क्योंकि नीतीश ने अपना चेहरा खो दिया है। लेकिन एक चीज उनको हासिल हुआ है इससे कि प्रशासन पर उनकी पकड़ आ गई, और प्रशासन पर जब उनकी पकड़ रहती है तो उसका नतीजा क्या होता है ये पिछले विधानसभा चुनाव में हम लोग देख चुके हैं, जबकि तेजस्वी के 17 सीटों में कम से कम खेला कर दिया था नीतीश बाबू ने भाजपा के साथ मिलकर। तो यही काम भाजपा प्रशासन को अपने हाथ में, दूसरे स्टेट्स में गवर्नमेंट गिराने की, गवर्नमेंट बनाने की, अपने फेवर में लाने की इनको जरूरत क्यों है? क्योंकि दे नो दैट दे हैव लॉस्ट द इलेक्शन। इनको मालूम है कि ये चुनाव हार गए हैं। अब इनके सामने एक ही रास्ता बचा हुआ है, प्रशासन को किसी तरह अपने हाथ में लो। प्रशासन अगर अपने हाथ में रहेगा तो प्रशासन की भूमिका क्लोजली फाइट इलेक्शन में क्या होती है ये किसी से छिपी नहीं है और किसी को बताने की जरूरत नहीं जी है। असल खेल यहाँ पर। सुब्रत जी, एक चीज जानना था कि आज 15 दिन का टाइम लिया, लेकिन जिस तरह से लास्ट लास्ट तक भाजपा और जदयू दोनों सशंकित था, क्योंकि मैं इनके दफ्तर में गया था। मैंने बताया था शुरू में कि वहां पर सन्नाटा सन्नाटा कोई था ही नहीं, वहां लगभग समझिए कि मगर बना हुआ था दोनों जगह पर। जबकि आरजेडी कार्यालय में हजारों लोगों की भीड़ थी, लोग जा रहे थे, आ रहे थे, पूरा घूम रहे थे वहां पर और अपनी अपनी बातें रख रहे थे। तो क्या ये लगता है कि बीजेपी और नीतीश कुमार जब दोनों जो है सशंकित थे कि कहीं चुनाव में हमें वही ना बदल जाए? नहीं, उनको शंका नहीं थी, वो जानते थे कि वो जीतेंगे। उनको बिल्कुल शंका नहीं थी। उनको अमित शाह और उनकी थैली पर पूरा भरोसा था। उनको बिहार की पुलिस पर पूरा भरोसा था कि, और प्रशासन पर, कि वो लोग साथ देंगे। वो शंका तो उनमें थी नहीं, क्योंकि कल रात की घटना के बाद शंका का क्या सवाल पैदा होता है? कल रात में जो खेल हुआ, तांडव हुआ, उसके बाद शंका की गुंजाइश कहाँ रहेगी? सन्नाटा रहने का मतलब ये था कि वो लोग निश्चिंत थे। यहाँ भीड़ रहने का मतलब था कि ये लोग लड़ाई में थे, इसलिए। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जानना चाहूंगा कि आज से कई दशक पहले लालू प्रसाद यादव ने एक नारा दिया था, भोरा बाल साफ करो। जिस तरह से आज आनंद मोहन जैसे भूमिहार राशि जो भी है, उन्होंने हम्म
हाँ बोलिए। हेलो। 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 आ, पाला नहीं बदले, लेकिन आपको ये भूरा बाल साफ करो वाला जो स्लोगन था लालू यादव का, अनंत मोहन का बेटा बदल गया, कारण जो भी हो, तो क्या लगता है कि लालू यादव का बाल साफ करो, ये आज भी ये आज भी जो है वो हमेशा कारगर है? रहेगा। मैंने कई बार देखो, ये भूरा बाल पर विश्वास करना बाकी है? लालू जी की सामाजिक स्थिति की परख बहुत सारे महारथी, जो राजनीतिक महारथी हैं, उनसे बेहतर उस समय भी थी, आज भी है। देखो, बिहार में मैंने पहले भी कहा था, इस पर आर्टिकल भी लिखा था, कि नीतीश कुमार के भाजपा के साथ जाने से अक्रॉस द पार्टी लाइन जितने भूरा बाल हैं उनको बहुत खुशी है। तो आनंद मोहन क्या है, उनके सुपुत्र क्या है? देखो, ये लोग कॉम्प्रोमाइज्ड कैरेक्टर होते हैं, क्योंकि ये तो ये समाज के उस तबके से आते हैं जिनका दबदबा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से एक वेस्टेड इंटरेस्ट के रूप में पिछले कई हजार सालों से बना हुआ है, वर्चस्व बना हुआ है। अब इस वर्चस्व को बनाए रखने की राजनीति जो करता है, वो राजनीतिक सोच जिसके पास है, उसके ये स्वाभाविक अनुयायी हैं। चाहे आज वो किसी संसदीय वाम पार्टी में रहे, चाहे राजद में रहे, चाहे कांग्रेस में रहे, चाहे कहीं रहे। पिछले पॉडकास्ट में मैंने कहा था, गोविंद वल्लभ पंत की भूमिका क्या थी 1949 में। वो क्या थे? भूराबाल के बा ही तो थे। ये लिनिएज तुम्हें हर जगह दिखेगा। मैं जातिवादी राजनीति के फेवर में नहीं हूं, लेकिन आयरोनी ये है, विडंबना ये है कि बिहार या हिंदी पट्टी की राजनीति से जाति को अलग करना असंभव कार्य है। देखो, अब क्या हुआ है, एक दूसरा एस्पेक्ट जो कि मजेदार हुआ है। मैं बार बार कहता हूं नीतीश ने अपनी साख खो दी। मैंने क्यों कहा? सवाल इसका है, वो लोग जो थे वो चले गए, क्योंकि ये मंथन के दौर में जो साथी छोड़ के जाते हैं वो अपनी जात बता देते हैं। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, विभीषण लोग निकल जाते हैं। विभीषण लोग जब निकल जाते हैं तो जो सेना बचती है वो कमिटेड लोगों की सेना होती है। वो संख्या में 2 4 5 कम हो सकती है, लेकिन चूंकि उनका नैतिक बल ज्यादा रहता है, इसलिए आने वाले चुनाव में उनका असर बहुत ज्यादा हो जाता है। तो आप आशान्वित इस बात को लेकर के हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव हो या बिहार विधानसभा चुनाव हो, तो तेजस्वी यादव की भूमिका मजबूती से निकलेगा? एकमात्र लीडर बन गया बिहार का। तेजस्वी आज के दिन बिहार का एकमात्र लीडर है, और मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं कि अखिलेश यादव भी तेजस्वी के पीछे पीछे चलेंगे। अब यूपी में भी उसका ये असर होगा, क्योंकि तेजस्वी ने आज जो एक बहुत अच्छी बात है, मैंने उनकी स्पीच को सुना ध्यान से, बहुत शालीनता से और एक मजे हुए राजनीतिज्ञ की तरह नीतीश जी पर को सम्मान देते हुए, उनके पर पर्सनल हमला करते हुए उनकी राजनीति को इस तरह से समाप्त किया, एक्सपोज किया, वो काबिले तारीफ है। काश कि अखिलेश जी का भी भाषण कुछ दिन पहले योगी पर हुआ था, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। उसमें उन्होंने योगी की नीतियों पर हमला किया, उनकी कार्यशैली पर हमला किया, लेकिन उसमें वो प्रभाव नहीं था जो कि आज तेजस्वी ने प्रभाव डाला है। क्योंकि तेजस्वी विधानसभा के अंदर से बिहार की सारी जनता को मैसेज दे रहे थे, ये होना चाहिए, दिस इज मैच्योर पॉलिटिक्स। मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगा कि इतनी कम उम्र में इतनी राजनीतिक परिपक्वता, क्योंकि ये कहावत है ना, शहर सिखाए कोतवाली,
तो जैसे शहर में वो रहते हैं यानी राजनीतिक वातावरण में, वो उनको मैच्योर कर रहा है। एंड दिस इज अ गुड साइन फॉर बिहार। दिस इज अ गुड साइन फॉर बिहार, क्योंकि बिहार कितने दिन तक वो नीतीश और सुशील मोदी इस टाइप के सीक्रेट लीडर लोगों के सुशासन बाबू कुशासन बाबू फालतू फालतू टैग लगाकर पुलिस प्रशासन के जोर पर सुशासन बाबू बनने वाले, इनके पर बिहार कब तक रहेगा? क्या कर दिया सुशासन बाबू ने? 17 साल से तो बिहार में है। ये मेरा इस पर एक सवाल और रहेगा सुब्रतो जी, कि ये बावजूद इसके कि तेजस्वी ने अच्छी बातें रखी है, अच्छी मात्रा में अच्छी लोगों में पहुंच बनाई है, अपना चेहरा उनका बहुत अच्छा से लोगों ने देखा है, उनकी बातों को समझा है, सुना है, तो इसका असर आगामी लोकसभा चुनाव या राज्यसभा चुनाव में कितना निकल पाएगा, जबकि भरपूर प्रशासन भरपूर पड़ेगा, भरपूर पड़ेगा, भाजपा क्योंकि जो मैसेज विधानसभा के अंदर में दिया है उन्होंने, वही मैसेज तो जनता के बीच में ले जाएंगे। अलग से कौन सा नैरेटिव है? क्योंकि देखो, अभी जनता के बीच में जो नैरेटिव ये सेट कर रहा है, राजद सेट करने जा रही है, जो विधानसभा में तेजस्वी ने बताया, हिंट दिया, वो ये है कि 1 नंबर मेरे साथ विश्वासघात हुआ है, पहली बात। तो ये विक्टिम कार्ड हो गया, नंबर 1। नंबर 2, ये सत्ता के लिए सत्ता लुलुप लोग किसी भी हालत में सत्ता कब्जा करने के लिए संवैधानिक, गैर संवैधानिक, नैतिक, अनैतिक, कानूनी, गैर कानूनी मुद्दों रास्तों का सहारा ले रहे हैं। ये दूसरा मैसेज गया। तीसरा मैसेज ये गया, जो कि नीतीश की राजनीति को ही समाप्त कर दिया है। आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि नीतीश जी तो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर ऐसे न तो वैसे काबिज हो ही जाएंगे, आपके विधायक लोग जाकर जनता के सामने क्या बोलेंगे, क्यों पलटे थे, उसका जवाब क्या देंगे? तो वो क्या कर रहे हैं कि नीतीश की राजनीति को उनके विधायकों का जड़ काट रहे हैं वहां पर बैठकर। भाजपा तो एक्सपोज हो ही गई है। भाजपा को एक्सपोज करने के लिए तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो जो असल काम है, देखो तेजस्वी ने बहुत अच्छा काम किया है। उसने क्या किया है, नीतीश की राजनीति को खत्म किया है। नीतीश की राजनीति को खत्म करने का नतीजा क्या होगा, तो भाजपा को जो नीतीश की राजनीति से लाभ मिलने वाला था, उसकी संभावनाएं क्षीण हो रही। भाजपा अपने आप में तो कोई ताकत है नहीं। वो जब तो नीतीश आप के कहाँ साथ चाहते जाते हैं तो हैं उनका वोट 6% बढ़ आपका जाता है। लेकिन आपका इशारा इस ओर है कि अगला विधानसभा चुनाव जो होगा वो सीधा भाजपा बनाम तेजस्वी होगा, उसमें आरजेडी होगा। हाँ, भाजपा मतलब आरजेडी होगा। आरजेडी है, कांग्रेस है, एमएल है, जितने भी हैं इनके होगा, और भाजपा का सफाया निश्चित है इसमें। नीतीश तो कहीं के नहीं रहे। जदयू जदयू एज ए पार्टी खत्म हो गई। जदयू के लेकिन राजनीति मेरा को नीतीश ने खत्म कर दिया। लेकिन मेरा एक सवाल रहेगा यहाँ पर सुब्रतो जी, कि ये जो जिस तरह से आज इसने पुलिस का इस्तेमाल करके पूरी चीज को कन्वर्ट किया है, डाइवर्ट किया है, तो विधानसभा चुनाव में भी क्या संभावना दिखती है कि वो तो पुलिस का मैंने आपको इस्तेमाल करके वो तो मैंने आपको पहले ही कहा, प्रशासन पर कब्जा करने के लिए ही इतना बड़ा खेल है। नहीं तो नीतीश से क्या फायदा मिलने वाला है, वो क्या मोदी जी को नहीं मालूम है? वो लोग बेवकूफ है क्या? तो तेजस्वी इसको कैसे तोड़ पाएगा, जब पुलिस का इस तरह से इंटरफेरेंस रहेगा तो? वही है, जब जनता आती है। कल फैज का जन्मदिन है ना? वक्त करीब आ जाता है, जब तख्त उछाले जाएंगे, जब ताज गिराए जाएंगे, ए खाक नशीनों उठ बैठो, वक्त करीब आ जाता है। वक्त जब आता है, जनता जब खड़ी हो, देखो, जनता जब सत्ता के खिलाफ खड़ी हो जाती है, तो मुद्दा ये नहीं होता है कि किसको जिताना है, मुद्दा ये होता है कि किसको हराना है। किसको 24 हराना? 24 का चुनाव ये है। मुद्दा ये नहीं है कि इंडिया ब्लॉक को जिताना है, कहाँ राहुल को जिताना है, कहाँ सोनिया को जिताना है, कहाँ लालू को जिताना है, कहाँ इसको जिताना है। मुद्दा ये है कि हर जगह मोदी को हराना है। मोदी को हराना। जनता, मोदी मोदी को ये जी जी बिल्कुल। जनता वर्सेस सत्ता की लड़ाई है, और जनता वर्सेस सत्ता की लड़ाई में सत्ता कभी नहीं जीती है, इतिहास में कहीं नहीं। बिल्कुल सत्ता बनाम जनता बनाम सत्ता की लड़ाई में हमेशा जनता जीतती है, सत्ता कभी नहीं जीतती है। कभी नहीं ये जीती। ये आपका ये सुब्रत जी का बहुत ही शानदार बयान है। और उम्मीद कि आज की जो परिस्थिति दिखाया गया है दिखा है बिहार में,
इसमें बीजेपी पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। नीतीश कुमार की बोलती बंद है, वो राजनीतिक रूप से समाप्त हो चुके हैं, ये इनका भी आरोप है। इनका कहना है हम आगामी लोकसभा चुनाव में किस देखते हैं किस तरह चीज पलटती है और आगामी विधानसभा चुनाव में भी चीजें किस तरह करवट लेती है। हम सुब्रतो जी से डाल लेते हैं। सुब्रतो जी नमस्कार, आपका अपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों को, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नमस्कार। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जरूरत हो अगर तो अलग महसूस करें आप अगर तो आर्थिक मदद भी करने का प्रयास करें। नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार।